हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा डेरिवेशन। इसके पहले दो डेरिवेशन पिछले वीडियो में करवाए हैं। उसमें करवाए हैं कि कोई सर्कुलर वायर है तो सर्कुलर वायर के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आज सेकेंड में करवाए थे कि अगर सेमी सर्कुलर वायर है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। आज का जो डेरिवेशन है, आज हम लोग स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कोई स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर दिया हुआ है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कितना होगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। आज का जो डेरिवेशन हम करवाने जा रहे हैं ये समझिए कि एक तरह से एनसीईआरटी में जो 30 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें हम इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक लिखते हैं, यानी तीसरा डेरिवेशन है ये। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये लिख देते हैं कि एनसीईआरटी का जो है ये 30 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का। यहाँ पर लिखेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, ठीक ना। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के बाद कैसे हम लोग स्टेप वाइज बढ़ेंगे, कैसे इसका हम डेरिवेशन करेंगे, उसके बारे में पहले आप लोगों को बता देंगे। इसके बाद अब देखो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर लेते हैं, यह स्ट्रेट वायर है, ठीक ना, ये स्ट्रेट वायर है। फाइनाइट लेंथ मान लेते हैं हम। जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन में है कि इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये जो हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे दो तरीके से। एक होता है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ अभी तो हम लोग पढ़े हैं नहीं, तो उस क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आपको गॉस लॉ का यूज करके उसका सॉल्यूशन नहीं करना है। जनरल जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्यूशन करना है, यानी गॉस लॉ यूज नहीं करना है, जो 30 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। इसे हम लोग बहुत सिंपल वे में इसको गॉस लॉ यूज करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये मना कर रहा है कि आपको गॉस लॉ यूज नहीं करना है। तो हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट वायर लेते हैं, फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है, ठीक ना। इस पर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव भी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इसके पूरे लेंथ पर यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक ना। पूरे लेंथ पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर, तो मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी यहाँ पर आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस यूनिफॉर्मली चार्ज के कारण। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, और यहाँ से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से, उस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं डी। क्या मान लेते हैं, डी मान सकते हैं या आर भी मान सकते हैं, हम लोग डी मान रहे हैं, ठीक ना। अब मान लेते हैं कि ये जो इंड है, चाहे ये जो लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस इंड से कितना एंगल बना रहा है। तो इस इंड से मान लेते हैं कि एंगल जो बना रहा है उसको मान लेंगे कुछ, मान लेते हैं कि ये जो लाइन है इस एंड से, जो नीचे वाला एंड है, इससे कितना एंगल बना रहा है। तो इस एंगल को मान लेते हैं हम लोग θ1 और इस एंगल को मान लेते हैं θ2, ठीक ना। चलिए अब ये तो हुई। इधर हम इसको बढ़ा के दिखाते हैं, इधर मान लेते हैं एक्स एक्सिस। क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो होगा क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, ठीक ना। इसके बाद अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कितना होता है, 1/4πε0 Q/r², इतना होता है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो मान लीजिए अलग अलग हम पॉइंट पर चार्ज लेंगे, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो अलग अलग चार्ज के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम यहाँ पर क्या वैल्यू रख सकते हैं, मान लीजिए टोटल चार्ज तो आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू होगा अलग अलग पॉइंट के लिए क्या करेगा, ये वैल्यू वैरी करेगा। तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करके
नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोगों को लेना पड़ता है, एक एलिमेंट लेना पड़ता है, ठीक ना, जिसको बोलेंगे डिफरेंशियल एलिमेंट, और उस डिफरेंशियल एलिमेंट पर जो चार्ज होगा उसको बोलेंगे डिफरेंशियल चार्ज ऑन दैट एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या, कैसे हम एलिमेंट लेंगे, आप एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक कहीं भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो हम जो एलिमेंट लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस पर यहाँ पर एलिमेंट कंसीडर करते हैं, यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ से इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मान लेते हैं, तो वो पॉइंट से यहाँ एलिमेंट हम लेते हैं। एलिमेंट का जो लेंथ हम ले रहे हैं उसका जो लेंथ है उसको मान लेते हैं क्या, dx, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो एलिमेंट आप लिए हैं ये इस लाइन से कितने एंगल पर सिचुएटेड है, तो इसको मान लेते हैं कि थीटा एंगल पर सिचुएटेड है, ये कितना है, थीटा है। और इसका जो लेंथ है P पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है, तो उसको मान लेते हैं d थीटा, कितना मान लेते हैं, d थीटा, ये d थीटा, ठीक है। ये तो हम लोग का हुआ। अब देखिए अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से जो कुछ भी लैंग्वेज है उसको हम लिखवा देते हैं, तो हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसमें लिखिएगा कंसीडर ए uniformly charged state wire having linear charge density lambda. We have to find electric field. We have to find electric field due to this wire at a perpendicular distance d. ठीक ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, कंसीडर an element at a distance x and whose thickness is dx. Suppose this element is situated at an angle theta and its thickness makes an angle d theta at point P. ये हम लोग का लैंग्वेज होगा, ठीक ना। इतना हम लैंग्वेज के लिए यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर, अब हम माने हैं कि लेमडा को क्या माने हैं, लेमडा को माने हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं r मान लेते हैं, ये d दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फिगर, अगर cos थीटा का यूज करेंगे, cos थीटा का, तो जो cos थीटा होगा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, d है, हाइपोटेनस कितना है, r है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, cos थीटा इक्वल टू d बाई r को इधर भेजते हैं, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, d बाई cos थीटा। तो r इक्वल टू हो जाएगा d सेक थीटा, यानी r का वैल्यू इतना है। फिर से इसमें यूज करते हैं tan थीटा। तो देखो tan थीटा इसी ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, x है, बेस कितना है, d है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बाई डी। तो यहाँ से x का जब वैल्यू हम निकालेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा आपको, x का वैल्यू हो जाएगा d tan थीटा, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, या डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे dx बाई डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, d तो कांस्टेंट है और tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम निकालेंगे dx का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक ना, यानी dx का वैल्यू आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि जो आप एलिमेंट कंसीडर किए हैं उसका चार्ज निकाल लीजिए कि उस पर चार्ज कितना है, ठीक ना। तो जब ये एलिमेंट का चार्ज निकलेगा तो एलिमेंट हम यहाँ पर मानेंगे कि जो एलिमेंट है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा।
तो जब पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा तो इस पॉइंट चार्ज के कारण जो डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर किए हैं इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसको क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो एलिमेंट आप लिए हैं इस एलिमेंट के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर होगा, इधर होगा, किधर होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मानेंगे, डी मानेंगे, ठीक ना। अब देखिए ये थीटा है, तो इस थीटा है तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, थीटा होगा, नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर हम dx आया, एलिमेंट का लेंथ आया इतना। अब हम यहाँ पर चार्ज ऑफ एलिमेंट निकालेंगे कि चार्ज ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे चार्ज ऑफ द एलिमेंट, चार्ज ऑफ द एलिमेंट। तो चार्ज ऑफ द एलिमेंट हम यहाँ पर dq लेते हैं, तो dq देखो चार्ज ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लेमडा को क्या माने हैं, लेमडा को माने हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब यहाँ पर होता है कि यूनिट लेंथ में लेमडा चार्ज है, यूनिट लेंथ में लेमडा चार्ज है। तो बताइए कि dx लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो dx लेंथ में जो चार्ज होगा कितना होगा, लेमडा इंटू dx। तो ये जो चार्ज आया किसका चार्ज आया, एलिमेंट का चार्ज आया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि dq इक्वल टू लेमडा इंटू क्या, dx। और यहाँ पर dx का वैल्यू कितना है, इतना है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, dq इक्वल टू हो जाएगा लेमडा d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ये एलिमेंटल चार्ज का वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे कि जो एलिमेंट का चार्ज आया इस एलिमेंट के चार्ज के कारण ये जो एलिमेंटल चार्ज होगा वो एक तरह से क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण चाहे एलिमेंटल चार्ज के कारण पी पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज, यानी एलिमेंट पर जो चार्ज है उस एलिमेंटल चार्ज के कारण P पॉइंट पर जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, D इक्वल टू क्या फार्मूला, जनरल फार्मूला होता है इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई r स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना माने हैं, r स्क्वायर। तो देखिए dq का वैल्यू मालूम है, r का भी वैल्यू मालूम है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से हम मिटाते हैं इसको आप लोग लिख लीजिएगा ना, मैनेज करके लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो DE का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और DQ का वैल्यू यहाँ पर कितना है, DQ का वैल्यू यहाँ पर आया हम लोग का इतना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेमडा D सेक स्क्वायर डी थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो r का वैल्यू यहाँ पर ये रख देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, r स्क्वायर होगा तो d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये d से d कैंसिल, तो DE का जो वैल्यू आया कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा d थीटा बाई कितना d। ये डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो देखिए यहाँ पर ये तो यार डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो D है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट जो होगा x एक्सिस के लिए होगा, तो इसको मान लेते हैं dx, एक क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, तो इधर मान लेते हैं dy, ठीक ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे फॉर x एक्सिस, तो x एक्सिस के लॉन्ग कितना डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसको लिखेंगे, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेट वायर के कारण निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे।
ठीक उसी तरह dy कितना होगा, तो dy जो भी आएगा वो y एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्टेट वायर के कारण निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। और दोनों को इंटीग्रेशन के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और जब दो वेक्टर को 90 डिग्री पे ऐड करना है तो कैसे जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जोड़ेंगे कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। तो बारी बारी से सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको दोनों को 90 डिग्री पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे फॉर एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पर लिखेंगे डी ई एक्स, तो कितना होगा डी ई कॉस थीटा, क्योंकि इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना होगा, डी कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डी ई एक्स कितना, डी का वैल्यू यहाँ पर मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा बाई डी, और यहाँ पर कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखिए इंटीग्रेट करते हैं, कितना वैल्यू आ रहा है, तो आप लिखेंगे फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन देखिए कितना हो रहा है, तो देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होता है इंटीग्रेशन साइन के बाहर लेम्डा बाई डी, और यहाँ पर ये वेरिएबल है तो कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो थीटा है वेरिएबल है, तो थीटा अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि लोअर लिमिट कितना होगा, अपर लिमिट कितना होगा। तो थीटा वेरिएबल है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो थीटा देखिए यहाँ पर थीटा ये लिए हैं, तो थीटा आप ये जो एलिमेंट आप लिए हैं यहाँ से यहाँ तक कहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो इधर दीजिएगा, तो यहाँ पर दीजिएगा कितना होगा, थीटा 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर एलिमेंट लास्ट पॉइंट पर लीजिएगा तो कितना होगा, थीटा 2। अगर मान लीजिए एलिमेंट यहाँ पर लीजिएगा तो कितना होगा, थीटा 1 होगा। तो इधर के लिए हम थीटा 2 पॉजिटिव लेंगे, इधर के लिए माइनस थीटा 1 निगेटिव लेंगे, ठीक ना। तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो थीटा का वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से यानी इस लाइन से जो डाउनवर्ड होगा वो निगेटिव, अपवर्ड क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू लोअर लिमिट में क्या लिखेंगे, माइनस थीटा 1, अपर लिमिट में थीटा 2, ठीक ना। तो यहाँ पर जो ई एक्स होगा, ई एक्स, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा बाई डी, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, लोअर लिमिट माइनस थीटा 1, अपर लिमिट प्लस थीटा 2, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि ई एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा बाई डी, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1, ये हो जाएगा। तो ई एक्स का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा बाई डी, और देखिए साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 और माइनस वाले से है तो माइनस माइनस प्लस, तो थीटा 1 को पहले लिख देते हैं, तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट। तो ये तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस स्ट्रेट वायर के कारण एक्स एक्सिस के लॉन्ग। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग इस स्ट्रेट वायर के कारण। तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा। अब क्या करते हैं, अब इधर हम इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर वाई एक्सिस के लिए बताइए डी ई वाई कितना होगा। तो आप लिखेंगे डी ई साइन थीटा, यानी डी ई का जो वाई कंपोनेंट होगा कितना होगा, डी यहाँ पर लिख सकते हैं डी ई साइन
थीटा आइधर डी कॉस थीटा। तो यहाँ पर डी साइन थीटा लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम लोग तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ई वाई इक्वल टू हो जाएगा डी ई साइन थीटा। अब डी का वैल्यू हमको मालूम है कि डी का वैल्यू कितना है, तो डी का जो वैल्यू है कितना है, तो जो इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई डी, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, ठीक ना। अब इसमें भी हम लोअर लिमिट लेंगे अपर लिमिट लेंगे, तो जैसे इसमें लिए थे उसी तरह इसमें भी लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -θ1 से +θ2, तो ई वाई जो होगा कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई डी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉस थीटा -θ1 से +θ2। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा लेमडा बाई डी, तो -cos θ2 माइनस cos -θ1। हमको पता है कि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे θ2 तो माइनस cos θ2, अब माइनस होता है आप वाले से माइनस है तो माइनस रखेंगे, तो क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ई वाई जो होगा कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई डी, यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा cos θ1 और माइनस cos θ2, इसको मान लेते इक्वेशन 6, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इस स्ट्रेट वायर के कारण पी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको क्या करना होगा ऐड करना होगा। तो इसमें जो ऐड करेंगे हम लोग वेक्टर सम करेंगे, तो इधर ई एक्स ई वाई के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो दो वेक्टर को 90 डिग्री पर ऐड करते हैं तो क्या करते हैं अंडर रूट में क्या होता है ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2EX EY cos 90 है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इसको हम इसको मिटा दीजिए, अब ऊपर से हम मिटा देते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्ट्रेट वायर्स या चार्ज स्ट्रेट वायर लिख सकते हैं, चार्ज स्ट्रेट वायर। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे सिंस EX परपेंडिकुलर टू EY होगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ई नेट जो होगा कितना हो जाएगा EX I कैप प्लस EY माइनस J कैप, माइनस J कैप नीचे लिए हैं, ऊपर में पॉजिटिव नीचे में नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे फॉर मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं E इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। तो देखिए EX का वैल्यू मालूम है, EY का वैल्यू मालूम है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आएगा, इस वैल्यू को हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन आप अपने से भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट
तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हम लोग का जो रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा 1/4πε0 2 लेमडा बाई डी, और यहाँ पर हो जाएगा आपको साइन θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई क्या, यानी ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। अब इसमें हम लोग जैसे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है, तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है लॉन्ग वायर के लिए है। लॉन्ग वायर कहने का मतलब कि इन्फिनिटली लॉन्ग होता है, ठीक ना। तो इसमें 2 केस हम लेके उसमें दिखा देते हैं, उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं जो एनसीईआरटी में 30 नंबर जो क्वेश्चन है। ये तो मान लीजिए जनरल इक्वेशन हो गया, इन्फिनाइट लेंथ के लिए भी होगा या फाइनाइट लेंथ के लिए भी होगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसमें 2 केस लेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट केस क्या होगा, देखिए अब लिखेंगे केस फर्स्ट फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए, यानी इन्फिनिटली लॉन्ग करने का मतलब कि ये इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा इन्फिनिटली। तो बताइए कि जब ये लेंथ इंक्रीज करेगा तो ये θ2 का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। अगर इधर भी लेंथ हम इंक्रीज कर देते हैं तो θ1 का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो ये इन्फिनिटली लॉन्ग के लिए क्या होगा कि θ1 θ2 का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं 90 डिग्री। तो आप लिखेंगे दैट इज θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू क्या 90 डिग्री। अब इस दोनों का वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 2 लेमडा बाई डी, और साइन यहाँ पर देखिए θ1 θ2 90 प्लस 90 कितना 180, 180 बाई क्या हो जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो हम लोग का जो आइए 2 से 2 कैंसिल 4 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा लेमडा बाई 2πε0 इंटू डी, ये रिजल्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए सेकेंड केस में, सेकेंड केस तो यहाँ पर लिखेंगे अब मान लीजिए कि ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P अगर 1 इंच से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर रखा जाए तो θ1 का जो वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा और θ2 का जो वैल्यू हो जाएगा 90 होगा। यानी हम कहेंगे कि एट 1 एंड ऑफ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, यानी एक एंड पता है दूसरा एंड पता ही नहीं है, इसका मतलब कि θ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे at one end of infinitely long wire, that is θ1 का वैल्यू 0 डिग्री एंड θ2 का वैल्यू 90 डिग्री। तब ये वैल्यू रखेंगे ये इसमें तो क्या हो जाएगा θ1 प्लस θ2। यहाँ पर लिखेंगे E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 2 लेमडा बाई डी, और यहाँ पर साइन 0 डिग्री है प्लस 90 डिग्री तो 90/2, ठीक ना। और साइन हो जाएगा 45 का, साइन 45 का जो वैल्यू होता है कितना होता है 1/4πε0 2 लेमडा बाई डी, आइए वैल्यू हो जाएगा 1/√2, ठीक ना। तो ये से कटा दीजिए, 2 बार में कट गया, यानी जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसके लिए कितना होगा 1 बाई, यानी हम लिख सकते हैं लेमडा बाई 2√2 πε0 डी, यही हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है, अभी 3 डेरिवेशन करवाए हैं इसमें। अब इस पर जो तीनों डेरिवेशन फॉर्मूला है उस पर हम कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक ना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले 3-4 क्वेश्चन है उसको करवा देते हैं, जो क्या है जो पिछले 3 डेरिवेशन करवाए हैं इसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको SC वर्मा का 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है पिछले क्लास में हम डेरिवेशन करवाए थे, उसमें जो फार्मूला ड्राइव करवाए थे कि सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उसी पर ये क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड एक जो क्वेश्चन है उस फार्मूला से रिलेटेड बनेगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह क्या रहा है।
एक क्वेश्चन करे कि ए रॉड ऑफ लेंथ एल हैज अ टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली along its length. It is bent in the shape of semicircle. Find the magnitude of the electric field at the center of curvature of the semicircle. देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए एक रॉड है, क्या है ये, मान लेते हैं रॉड है। इस रॉड का लेंथ दिया हुआ है, इस रॉड का लेंथ कितना दिया हुआ है, एल मान लेते हैं, एल दिया हुआ है। और इसके पूरे लेंथ पर क्या है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज को इसके लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, क्या किए हैं, क्यू। अब देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है कि इस रॉड को हम कौन शेप देते हैं, सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल जब बनाएंगे तो मान लीजिए हम एक सर्किल बना लेते हैं, यहाँ पर ऐसे सर्किल बना लिए, ठीक ना। इसका सेंटर क्या है, ये है। इस सेमी सर्किल हमको बनाना है तो इसको हाफ से क्या कर दिए, कट कर दिए, यानी इतना पार्ट हटा दिए। ये सेंटर है, ऐसे दिखा देते हैं वायर्स, ठीक ना। ये सेंटर है, इसका रेडियस क्या मान लेते हैं, आर। तो यहाँ पर हमको निकालना है इसके सेंटर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये मान लें कि पूरे लेंथ पर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली। पॉजिटिव चार्ज मानेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर होगा, उस डेरिवेशन में हम वो बताए हैं, ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पर क्या होता है, वो होता है 1/4πε0 2 λ/r, और जो लेमडा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर कि ये इसका हम निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पर कितना होगा, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कितना होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, वही ना, वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, E = 1/4πε0 2 λ/r। तो देखिए यहाँ पर हमको r नहीं मालूम है, लेमडा नहीं मालूम है, तो लेमडा r का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। लेकिन ये 2 से 2 कैंसिल करा सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लेमडा निकालते हैं कि लेमडा क्या होगा। तो लेमडा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस पूरे लेंथ पर चार्ज कितना है, क्यू है, लेंथ कितना है, एल है। तो Q/L क्या हो जाएगा, लेमडा। तो आप लिखेंगे यार लेमडा = हो जाएगा Q/L। अब R निकालेंगे, R कितना होगा। तो देखिए ये इसी लेंथ को हम लोग सेमी सर्कुलर दिए हैं, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा वही लेंथ ये होगा। और ये क्या है, सेमी सर्किल है, और सेमी सर्किल का ये रेडियस है। तो अगर मान ली कि सर्किल होता तो हम लेते कि पूरा जो सरकमफ्रेंस का लेंथ होता क्या होता है 2πr, लेकिन हाफ है, यहाँ से यहाँ तक हाफ है, इसका मतलब कि क्या होता है, πr। तो πr का जो वैल्यू होगा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, एल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो फ्रॉम फिगर πr = हो जाएगा एल। तो यहाँ से r का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, L/π। अब r का वैल्यू आ गया, लेमडा का वैल्यू आ गया, ये वैल्यू इसमें रख देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 1/2πε0, और लेमडा का वैल्यू यहाँ पर है कितना, Q/L। अब बाई r का वैल्यू कितना है, L/π। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो E का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, Q/2 ε0 यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 2 ε0 L²। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन है उसको करवा देते हैं। देखिए ये SC वर्मा का ही क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो देखिए इसमें अभी जो इसके पहले डेरिवेशन इस वीडियो में करवाए हैं उसी फार्मूला पर ही बनेगा। तो देखिए इसमें क्या रहा है, कह रहा है कि ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड कैरीज अ चार्ज ऑफ
charge plus minus 5 microcoulomb distributed uniformly along its length. Find the magnitude of the electric field at a point 10 centimeter from both the ends of the rod. तो देखो यहाँ पर मान ली कि ये जो रड दिया है, रड का लेंथ दे दिया है, रड का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर रड का लेंथ दिया है, ठीक ना, ठीक है। इस पर इसके पूरे लेंथ पर पॉजिटिव चार्ज रखिए या नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज रखो या नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, सेम है, डायरेक्शन भले एक दूसरे के अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है हमसे। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद करेंगे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बोथ द एंड्स ऑफ द रड। इस रड के दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर कोई पॉइंट लेना है, एक पॉइंट लेना है कि दोनों इससे कितना सेंटीमीटर पर हो, 10 सेंटीमीटर पर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर, यहीं पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक ना। ये इसका मतलब कि ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर, यानी क्या बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो एंगल होता है 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक ना। तो यहाँ से अगर हम इस पॉइंट से पी पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर हम यहाँ पर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक हुआ इसी को हम लोग मानते हैं क्या डी, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर होगा, ठीक ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लॉन्ग। मान लीजिए उधर एक्स एक्सिस मानेंगे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही होगा, क्योंकि यहाँ से जितना लेंथ इधर है उतना ही लेंथ इधर है, यानी 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर। ये जो चार्ज का वैल्यू दिया है, इस पूरे लेंथ पर जो चार्ज का वैल्यू दिया है कितना दिया है, यानी क्यू का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है प्लस माइनस 5 माइक्रोकुलम। तो माइक्रोकुलम को कुलम में चेंज करते हैं तो 10 टू दी पावर माइनस 6 कुलम होगा, ठीक है। अब देखिए तो उस फार्मूला में हम लोग जो उसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, इसको हम लोग क्या माने थे θ1, इसको क्या माने थे θ2। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक ना, यानी θ1 θ2 का वैल्यू कितना 30 डिग्री। चलिए अब यहाँ पर लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को किस में चेंज करना होगा मीटर, किसमें मीटर में, यानी एल का वैल्यू कितना आएगा 10⁻⁴ मीटर। चलिए अब यहाँ पर डी का वैल्यू निकालेंगे, तो देखो डी का वैल्यू कितना होगा, तो डी का तो वैल्यू यही ना है, तो डी का वैल्यू ये 10 सेंटीमीटर है, तो इस 10 सेंटीमीटर है तो हम लोग ये अगर हम इसका डी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो डी का वैल्यू देखिए क्या होता है, क्या होगा, तो यहाँ पर हम डी का वैल्यू निकालेंगे तो ये 30 डिग्री होगा। तो ये मालूम है, ये वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम करना है, ये यहाँ से दिया हुआ है, तो हम कॉस थीटा यूज करेंगे। कॉस थीटा होता है यानी कॉस 30 इक्वल टू हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पर जो डी का वैल्यू होगा, डी का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर कॉस, जो कॉस 30 डिग्री होगा कितना होगा बेस डी बाई हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर। तो यानी जो डी का वैल्यू हो कितना होगा 10 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो कितने बार में कट जाएगा 5, यानी डी का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को किस में चेंज करना होगा मीटर में, तो 10⁻⁻² मीटर, ठीक ना। अब जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 2 λ/d sin θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई। अब सबका वैल्यू इसमें रख देते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले हमको लेमडा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो लेमडा का जो वैल्यू होगा पहले लेमडा का ही वैल्यू निकाल लेते हैं कि लेमडा का वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पर लेमडा का वैल्यू यहीं पर निकालते हैं, तो देखिए तो लेमडा का वैल्यू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज क्यू, अब पर यूनिट लेंथ है, लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर है तो क्यू बाई एल कर दीजिए, तो लेमडा हो जाएगा क्यू का वैल्यू कितना है 5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10 × 10⁻⁻²। तो कितने बार में कट जाएगा, यानी लेमडा का वैल्यू हो जाएगा आपको
5 और 10 टू द पावर माइनस 1, तो ऊपर में जाएगा तो कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 5, इतना हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर। अब फार्मूला में रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यहाँ पर पॉइंट P मान लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड स्टेट वायर के लिए होता है 1/4πε0 2 लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। तो इसका वैल्यू हमको मालूम है कि क्या होता है, कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 2। देखिए यहाँ पर 2 लेमडा का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और डिवाइडेड बाई डी का वैल्यू कितना आया है, डी का वैल्यू यही है। तो डी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 5 √2 √3 है, यहाँ पर क्या है √3/2 होता है cos 30 का वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 हो जाएगा और 10 टू द पावर माइनस 2। देखिए यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 का वैल्यू कितना है 30 प्लस 30 60 और यहाँ पर आएगा साइन 30 हो जाएगा, यानी 30 प्लस 30 60 या बाई 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वल टू हो जाएगा कितना 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो देखो यहाँ पर ये 10 टू दी पावर ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर 11 हो जाएगा और 10 टू दी पावर 11 है 10 टू दी पावर माइनस 5 है तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा इंटू 5 दूना 10 इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपको 5√3। इसको रेशनलाइज कर देते हैं, इसको रेशनलाइज करेंगे तो देखिए तो √3 कितना होगा 3 हो जाएगा। ये 3 बार में कट जाएगा, क्या 3 बार में कटा दीजिए यानी ई का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 10 टू दी पावर 6 आइए 10 टू दी पावर 7 और डिवाइडेड में क्या 5, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ई का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा 1.73 डिवाइडेड बाई 5 और 10 टू दी पावर 7। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा, और ये कटा दीजिए 0.6, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे छः 18 हो जाएगा, 43 होगा, अच्छा 6 4 10 यानी कितना हो जाएगा 3 1 2 3 यानी इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर यानी ई का जो वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसको आप लोग कैलकुलेशन करने के बाद लिख लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा। इसको हम इतना रख देते हैं, वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3√3 और 10 टू दी पावर 6 और 10 टू दी पावर ये 7 हो जाएगा, इतना न्यूटन पर कूलम। आप कैलकुलेशन करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी एसी वर्मा का 42 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका भी डेरिवेशन, इससे जो रिलेटेड फार्मूला हम यूज़ करेंगे उसमें इसका डेरिवेशन हम पिछले वीडियो में करवाए हैं, उसमें देखिए फार्मूला क्या होता है उसके लिए। तो देखिए कह रहा है कि कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, फाइंड पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। मान लीजिए एक रिंग लिया है, चार्ज रिंग, ठीक ना। ये जो चार्ज रिंग का जो लेंथ है, इसका जो सरकमफ्रेंस है, टोटली क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज से डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल मान लीजिए जो चार्ज है कितना है क्यू मान लेते हैं, ये जो टोटल चार्ज है कितना मान लेते हैं क्यू। ये सेंटर है इसका, इस सेंटर से कह रहा है कि एक्सियल पॉइंट पर इस यानी
सेंटर से एक्सिस जो पास कर रहा है उसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये जो पॉइंट है क्या है, z है। यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है, z डिस्टेंस पर। और इसका रेडियस कितना है, रेडियस मान लेते हैं r दिया हुआ है। तो ये जो होगा, तो देखो यहाँ पर हम यहाँ पर निकलवाए हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसी के अलोंग होगा, यानी किधर होगा, इस z अलोंग, यानी z एक्सिस के अलोंग ही होगा। तो इसको ई मान लेते हैं। तो इसके लिए स्टैंडर्ड जो फार्मूला होता है कि देखिए क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई अंडर रूट में z स्क्वायर r स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये हो जाता है z। तो देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है कि z का वैल्यू क्या हो, फाइंड पॉइंट ऑन द एक्सिस, यानी इस एक्सिस के किस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर हम पॉइंट कंसीडर करेंगे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, मैक्सिमम हो। इसका मतलब कि z का वैल्यू पूछ रहा है कि z का वैल्यू कितना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, मैक्सिमम हो। तो इसके लिए देखिए हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन के बाद मैक्सिमा मिनिमा बताए होंगे। उसमें हम लोग कंसेप्ट समझे कि कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके जो स्लोप आता है उसको जीरो के इक्वल करते हैं, जो वैल्यू आएगा। तो बताइए यहाँ पर जो ई है जेड के साथ वैरी कर रहा है, यानी ई इज द फंक्शन ऑफ क्या, जेड, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फंक्शन ऑफ क्या है, जेड है। तो ई का मैक्सिमम वैल्यू के लिए, यानी ई का जेड का क्या वैल्यू लेंगे कि ई का वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। तो इसके लिए एक कंसेप्ट होता है कि यहाँ पे लिखेंगे फॉर ई इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी मैक्सिमम डी ई बाई डी जेड, यहाँ पर जेड वेरिएबल है तो जी डी इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो के। तो देखो यहाँ पर तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए यहाँ पर लिखेंगे जेड बाई, तो इसको मान लेते हैं यू है, इसको मानेंगे वी, तो यू बाई वी का फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, वी तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में 1 होगा, माइनस अब इसको कांस्टेंट मानेंगे जेड, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, इसको पहले सबसे पहले इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो आएगा यानी चेन रूल यहाँ पर यूज करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/2 जेड स्क्वायर आर स्क्वायर और 3/2 माइनस 1 होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो 2z, आई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक ना। अब देखिए ये जो टर्म है कांस्टेंट है, ये इक्वल टू क्या है, 0 है। तो आप लिख सकते हैं यार q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कि ये जो टर्म होगा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 माइनस ये जेड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3z स्क्वायर, देखिए 3/2 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 1 यानी जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, इक्वल टू क्या 0, तब यहाँ पर हम लिखेंगे जेड स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2 इक्वल टू 3z स्क्वायर और जेड स्क्वायर आर स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। और इसको इधर लाते हैं तो इधर लाएंगे तो देखिए क्या होगा, तो हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 इक्वल टू कितना 3z स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और 3/2 और माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू क्या 3z स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1 यानी जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1 यानी 3z स्क्वायर। तो इसको इधर ले जाएंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा 2z स्क्वायर, 3z स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, तो जेड का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर बाई 2 यानी जेड हो जाएगा आपको कितना r/2
यानी आर का यानी जेड का वैल्यू r/√2 लेंगे, यानी यहाँ से इतने डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक ना, तो ये हम लोग का क्वेश्चन था। ठीक ना, जितना भी डेरिवेशन करवाए थे, हर एक डेरिवेशन में जो फार्मूला था हर एक पर एक क्वेश्चन करवा दिए। ठीक ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग का जो टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, गॉस लॉ। ठीक ना, गॉस लॉ के बारे में जानेंगे, उसका क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद ये चैप्टर आपको ख़त्म करेंगे। ठीक ना, तो अभी तक हम लोग ये इतना पढ़िए आप लोग। ठीक ना, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ गॉस लॉ शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।